प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा की यात्रा में अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण के पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। इस दिशा में हमारा दूसरे पड़ाव है जहां पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है और व्यवसाय किस प्रकार से उससे प्रभावित होते हैं। ठीक इस प्रकार से हमने देखा कि मूल रूप से जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है ट्रिपल बॉटम लाइन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हम समझने का प्रयास करेंगे ये ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है और किस प्रकार ये सस्टेनेबिलिटी से संबंध रखती है। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन की। ट्रिपल बॉटम लाइन का सस्टेनेबिलिटी से क्या संबंध है और इसके कुछ उदाहरण जो कि इंडस्ट्री से लेकर के हम आए हैं। तो इन तीन विषयों पर, इन तीन बिंदुओं पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें ये ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट या क्या अवधारणा है इसकी। ट्रिपल बॉटम लाइन जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, जब हम सबसे पहले बॉटम लाइन को समझने का प्रयास करते हैं, बॉटम लाइन व्यावसायिक भाषा में लाभ को कहा जाता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो जो लाभ या हानि जो भी होता है वो कहीं ना कहीं सबसे नीचे लिखा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो हमारे जितने भी व्यय है उनको निकाल लेने के बाद जो शेष बचता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो वहाँ से ये जो इस कॉन्सेप्ट का प्रादुर्भाव हुआ जिससे कहा गया बॉटम लाइन। जिस कंपनी की बॉटम लाइन जितनी स्ट्रांग होती है वह कंपनी उतनी ही प्रगतिशील मानी जाती है। तो ये एक अवधारणा हो गई बॉटम लाइन की, जिस और उसका मूल तात्पर्य जो है वो प्रॉफिट से लगाया जाता है, लाभ से लगाया जाता है, लाभार्जन की क्षमता से लगाया जाता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो कालांतर में व्यवसायों ने पाया कि केवल लाभार्जन से किसी व्यवसाय का कल्याण नहीं हो सकता। यदि उसे सतत अपने कार्य में बने रहना है, सतत अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना है, तो केवल लाभार्जन करके वह इस कार्य को नहीं कर सकता, उसके सातत्य को स्थापित नहीं कर सकता। इसके साथ उसे कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, अन्य बॉटम लाइंस पर भी ध्यान देना होगा। तो वे अन्य बॉटम लाइंस कौन कौन सी है उस पर इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम बात कर रहे होते हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की या कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व की, सामाजिक जिम्मेदारी की। तो ये एक नज है जिसके द्वारा किसी भी व्यवसाय को समाज और पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और उनका जो जुनून है किसी कंपनी के लाभ को लेकर, उसको उनका ध्यान इन दो दिशाओं में कि वे एक सामाजिक इकाई है, इस नाते उनके सामाजिक उत्तरदायित्व है और वे जो भी कर रही है वो पर्यावरण के दायरे में कर रही है, इसलिए उसके प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है। ये सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन संस्तुति करता है कि इसका जो अटेंशन है वो 3 P's ऑफ बॉटम लाइन पर हो। इसमें पहला जो बॉटम लाइन है वो निश्चित रूप से प्रॉफिट है, दूसरा पीपल है और तीसरा प्लैनेट है। तो उसे पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों को साथ में लेकर के चलना है। जब कोई कंपनी इन तीनों को साथ में लेकर के चलती है तभी वह सस्टेनेबल, उसके बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस कहा जा सकता है। ये संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को कैसे बल मिला। तो वर्ष 1994 में 1994 में जॉन एल्किंगटन नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने ट्रिपल बॉटम लाइन के कॉन्सेप्ट पर काम किया और इसको मूल रूप से उन्होंने जो डेवलप किया एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में डेवलप किया। क्योंकि वो एक व्यवसायी थे, एक एंटरप्रेन्योर थे
और साथ ही साथ एक लेखक भी थे। तो उन्होंने इस पर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद अपने व्यवसाय में उसको किस प्रकार लागू किया जा सकता है उस पर कार्य किया। और साथ में चूंकि वे एक लेखक भी थे, तो उन्होंने जो भी प्रयास अपने व्यवसाय में किए और उससे जो पाया, उन अनुभवों को उन्होंने अपने कलम के माध्यम से साहित्य में सृजित किया। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ट्रिपल बॉटम लाइन का, ये बात करता है किस प्रकार हम सस्टेनेबल अकाउंटिंग को बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं और सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक, इन तीनों बातों का एक अच्छा संयोजन किया जा सकता है व्यवसायों के द्वारा, इस पर प्रकाश डालता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सामाजिक दबाव भी है व्यवसायों के ऊपर परफॉर्म करने का, न केवल लाभार्जन का बल्कि उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन से संबंधित और साथ ही साथ उनके जो पर्यावरणीय कर्तव्य है उनके निर्वहन से संबंधित। तो इसलिए उनका हरित क्रांति तो नहीं कहेंगे हम, उनका ग्रीन एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है आज की तारीख में। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं कि उनको अपने प्रॉफिट, जो उन्होंने जो कोर बॉटम लाइन जिसको हम कहते हैं, कि उसको भी इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा निर्णय होता है किसी भी व्यवसाय के लिए ये। और अभी जो सबसे बड़ी चुनौती इस दिशा में है उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग उस फिनोमेना का नाम है जिसमें कि व्यवसाय अपने आप को सामाजिक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी दिखाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करता हुआ दिखाता है जिससे कि ये प्रतीत हो कि वह पर्यावरण के प्रति बड़ा सचेतन है, बहुत कॉन्शियस है और साथ ही साथ वो जो प्रयास कर रहा है वो बड़े ही संजीदगीपूर्ण है। लेकिन अगर उसके मूल में देखें तो केवल और केवल वो दिखावा होता है और उसका जो धरातल पर प्रभाव है वो न्यूनतम होता है। तो इस तरह की स्थिति जब निर्मित होती है तो उस स्थिति को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी ये कहे कि हम पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करके अपने कपड़े को बना रहे हैं, विज्ञापनों में इसको खूब प्रचारित करें, और यदि कोई उपभोक्ता उत्सुकतावश उसकी प्रोडक्शन लाइन को देखे और समझने का प्रयास करे कि यह कितना पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मूल में पता चलता है कि ये ठीक वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसे अन्य उत्पादक कर रहे हैं। लेकिन विज्ञापनों में उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना जिससे कि उनके प्रति लोगों की जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक बने और उसका लाभ उनको उनके विक्रय में दिखे, उनकी सेल्स में दिखे, उनके लाभ में दिखे। तो इस तरह की जो गतिविधियां है ये काफ़ी बढ़ गई है, बढ़ चढ़ के कंपनीज इस तरह की गतिविधियों को करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है। तो इस तरह की गतिविधियों को ग्रीन वॉशिंग की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो कि आज बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। उनको डिफ्रेंशिएट करना कि जो अच्छे और जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से, उनको जो स्यूडो कंट्रीब्यूटर हैं उनसे किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सके। जब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन की, तो ट्रिपल बॉटम लाइन मेथड मूल रूप से अडॉप्ट करती है सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक एलिमेंट्स को। ये तीन इसके महत्वपूर्ण घटक है और जो उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसमें इन तीनों का संयोजन करने का प्रयास करती है। ये इसका मूल उद्देश्य लाभार्जन भी होता है और लाभार्जन के साथ साथ व्यवसाय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पर्यावरण के प्रति, उसके स्टेक होल्डर्स के प्रति, उन सब के निर्वहन की ये बात करती है। और कंपनीज को इसमें सुनिश्चित करना होता है कि जो उसके आसपास का पर्यावरण है वह क्लीन हो, नीट हो, क्लीन हो, और उसके साथ साथ उसके ऑपरेशंस जो हो वो पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करते हो और मूल रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित न करते हो। साथ ही साथ जो भी डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट है, जो भी विषाक्त पदार्थों का सुनियोजन है वो उनको करना होता है। साथ ही साथ जो
इस तरह के अन्य जो कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद बातें हैं उनको ट्रिपल बॉटम लाइन आइडेंटिफाई करता है और कैसे उनको उनका सुनियोजन किया जा सके और कैसे होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके उस पर ये चर्चा करता है। साथ ही सस्टेनेबल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात ये करता है, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि जो लागत होती है वो बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो इन सब बातों को हमें इसके तहत समझना होता है। जब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन की, तो ट्रिपल बॉटम लाइन के 3 मुख्य आधार है, जिनमें सबसे पहला हम बात करते हैं प्रॉफिट की, हम बात करते हैं पीपल की और बात करते हैं प्लेनेट की। और इन तीनों को एक साथ लेकर के चलना होता है किसी भी व्यवसाय को। तो जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो किस तरह से कंपनी का प्रभाव इन तीनों पर पड़ रहा है, उसकी लाभार्जन क्षमता पे, उससे जो संबंधित लोग हैं स्टेक होल्डर्स है उन पर, और पर्यावरण पर। जब इन तीनों को समन्वित रूप से लेकर के हम चलते हैं तो हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात कर रहे होते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश बिजनेस जो होते हैं उनका सोल पर्पस प्रॉफिट मेकिंग ही दिखाई पड़ता है, लाभार्जन ही दिखाई पड़ता है। लेकिन शॉर्ट रन में वे सफल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें तो हम पाते हैं कि वे ही बिजनेस सस्टेनेबल दिखाई पड़ते हैं जो अपने उत्तरदायित्व में केवल लाभ को सम्मिलित नहीं करते, बल्कि लाभ के साथ साथ समाज और पर्यावरण पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मूल रूप से पीपल सोशल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर प्रॉफिट इकोनॉमिक एंगल को बताता है, और हमारा जो प्लेनेट है वो इकोलॉजिकल एंगल या एनवायरमेंटल एंगल को बताता है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि व्यवसाय किस प्रकार इन तीनों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, और इन तीनों को बैलेंस करने का प्रयास ही ट्रिपल बॉटम लाइन के कॉन्सेप्ट को बताता है। अब मुख्य रूप से अगर हम सबसे पहले यदि पीपल की बात करें, लोगों की बात करें, तो समाज के बेहतरी के लिए क्या प्रयास वो कर रही है, साथ ही साथ वे सारे, क्योंकि ये समाज की बेहतरी के लिए यदि कोई संगठन प्रयास करता है तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके कर्मचारी भी उसी समाज का एक हिस्सा है, उसके ग्राहक भी उसी समाज का एक हिस्सा है, और उसके जो फाइनेंशियर्स है, सरकार है, और तमाम तरह के जो लोग हैं वे सब के सब उसी समाज का हिस्सा है, और जो संगठन में टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं वे भी उसी समाज का हिस्सा है। तो इस नाते उनका पहला उत्तरदायित्व प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के प्रति भी होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए हमको बहुत बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी के लिए या समाज के लिए या पर्यावरण के लिए कोई भी व्यवसाय कार्य तभी कर पाएगा जब वह उचित रूप से लाभार्जन कर पा रहा हो। यदि कोई कंपनी लाभार्जन करने की स्थिति में नहीं है और उसके जो बही खाते हैं वो हानि की स्थिति में है, तो वहाँ पर हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लोगों की समाज की सेवा करे, वह पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करे। तो इन तीनों को साथ में लेकर के चलना। ठीक इसी तरह से जब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो जहाँ पर जिस स्थान पर यह हमारा बिजनेस है वहाँ का जो क्षेत्र है, वो जो शहर है, जो स्टेट है, जो देश है, उसके प्रति उनकी संजीदगी, और साथ ही साथ किस प्रकार वे अपने आसपास के पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान दे, स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और ये सुनिश्चित करे कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है वह पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। ये इसके मुख्य पहलू हैं। अब अगर इसको हम सस्टेनेबिलिटी से जोड़कर देखें तो पीपल वाले एंगल को हम फर्स्ट पी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा तो उसको हम सोशल सस्टेनेबिलिटी से जोड़ सकते हैं। दूसरे पहलू को प्रॉफिट वाले पहलू को हम इकोनॉमिक से जोड़कर देख सकते हैं, और तीसरे पहलू को हम जो है प्लेनेट वाले पहलू से जोड़ करके देख सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सस्टेनेबिलिटी से संबंधित है। जब हम सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कम्युनिटी की बात करते हैं, सोशल सराउंडिंग की बात करते हैं, आंतरिक जो हमारे रिसोर्सेस है उनकी बात करते हैं, और इसका मापन हम किस तरह से करते हैं कि क्या हमारे निवेश है जो हम अपने श्रम शक्ति में कर रहे हैं, जो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स में कर रहे हैं, जिनसे कि कोई व्यवसाय लाभार्जन करता है। तो मूल रूप से
जो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में कंपनी कर रही है, चाहे वो किसी भी स्टेक होल्डर्स, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको इंटरनल कस्टमर्स भी कहा जाता है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उनमें किस तरह का निवेश है, कितना निवेश है, वह सोशल सस्टेनेबिलिटी को बताता है। ठीक इसी प्रकार एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे जो एक्शन हो, व्यवसाय के जो एक्शंस हो, वो कम से कम प्रभावित करते हो पर्यावरण को। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बात करता है कि जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हमारा जो वित्तीय निष्पादन है और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभार्जन की क्षमता है, वह सुदृढ़ हो। तो इन तीनों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम ट्रिपल बॉटम लाइन बेस्ड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये जो वेन डायग्राम हम देख पा रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इन तीनों का क्रॉस सेक्शन ही हमें सस्टेनेबल बनाता है। यदि किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल हम कहना चाहे तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसे पर्याप्त लाभार्जन भी करना है, जिससे कि इकोनॉमिक एंगल उसका मजबूत हो। साथ ही साथ जो लाभ अर्जन किया है उसका एक अंश जो सोशल या जो उसके स्टेक होल्डर्स है उनके कल्याण के लिए लगाए, तो ये पीपल की बात करता है। और तीसरा जो एंगल है ये प्लेनेट की बात करता है। तो इन तीनों एंगल को जब हम मिलाते हैं तो जो कॉमन स्पेस है, इसी कॉमन स्पेस को हम सस्टेनेबल स्पेस कहते हैं। और इन तीनों का समुचित निर्वहन ही किसी कंपनी को सस्टेनेबल बना सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन महत्वपूर्ण पिलर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए। इसीलिए हर कंपनी का ये दायित्व है कि वो इन तीनों पर सतत कार्य करते रहें। अब हम बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि हमने कहा ट्रिपल बॉटम लाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना एक गहरा संबंध रखता है। तो हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में CSR किस तरह से अलाइन करता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अमेंडमेंट 2019 में जो हुए, तो उसमें हमने पाया कि किस तरह से जो 12 जो थीम सरकार के द्वारा निर्धारित की गई CSR के लिए, तो वे सारी 12 गतिविधियां उसकी मैपिंग अगर हम करना चाहे कि किस प्रकार वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अपना संबंध रखती है, तो 4 सस्टेनेबल गोल जो मैप होते हैं वो CSR 1 एक्टिविटी से मैप होते हैं, SDG 1, 2, 3 और 4। ठीक इसी तरह से CSR 2 मैप करता है 1, 2, 4 और 8 SDG को, इसमें भी 4 है। ठीक इसी तरह से CSR गोल 3 में CSR थीम 3 में 3 SDGs सम्मिलित होते हैं। सर्वाधिक SDGs हमको लगता है कि CSR 4 और CSR 8 में सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं 4 में 6 है और CSR 8 में 7 गोल्स मैप होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक इसी तरह से CSR 5, 6 और 7 में 2 गोल्स मैप होते हैं। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं CSR 9 मैप करता है 3 गोल्स को, CSR 10 5 गोल्स को मैप करता है, CSR 11 भी 5 गोल्स को मैप करता है और ठीक इसी तरह से CSR 12 6 गोल्स को मैप करता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 जो CSR थीम्स है वो सर्वाधिक इंक्लूसिव थीम्स कही जा सकती है। उसमें CSR 4, CSR 8 और CSR 12। CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से अलाइन होती है, उसके साथ सम्मिश्रित होती है, उस पर ये स्लाइड प्रकाश डालती है। ठीक इसी तरह से मैंडेटरी CSR को किस प्रकार एक नज के रूप में देखा जा सकता है, एक पुश के रूप में देखा जा सकता है। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक CSR की, सोशल CSR की और एनवायरमेंटल CSR, जो कि कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉटम लाइन के कॉन्सेप्ट से प्रभावित है। तो ये मूल रूप से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को गवर्न करता है। जब कोई कंपनी सोशल CSR के एंगल पर प्रकाश डालती है तो सोशल सस्टेनेबिलिटी की सुनिश्चितता होती है। और अंत में जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो हम एनवायरमेंटल CSR की, तो हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं। इसमें ये फोकस करता है प्रॉफिट के ऊपर। साथ ही दूसरा एंगल फोकस करता है पीपल वाले एलिमेंट पर,
और ये जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ये बात करता है प्लैनेट की। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये तीनों ट्रिपल पी जो है ट्रिपल बॉटम लाइन को मेजर करता है, और इस तरह से हम पाते हैं कि कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, संपोष्य विकास, व्यावसायिक विकास की तरफ वो आगे बढ़ता है। अब उदाहरण के रूप में हम ले तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं एक कंपनी जिसको हम सभी जानते हैं, यूनिलीवर, जो भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से जानी जाती रही है। तो अगर हम इसके उदाहरण को ले तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने एक पॉजिटिव ब्यूटी विजन को इम्प्रूव करने का प्रयास किया, और इन्होंने कई नए अपने लिए कुछ नियम बनाए, कुछ नीतियां बनाई और सोशल नॉर्म्स बनाए जो कि लोगों को और समाज को सकारात्मक रूप से, विधेयात्मक रूप से प्रभावित कर सके। ठीक इसी तरह से यूनिलीवर का जो पीपल पॉजिटिव प्रोग्राम है वो बात करता है कि उनका सेल्फ एस्टीम किस प्रकार बढ़े। ये जो इनिशिएटिव था, एक उनका प्रोडक्ट है डव, तो उन्होंने इस मूवमेंट के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन जो समाज में होता है रंग के आधार पर, कलर के आधार पर या किसी व्यक्ति के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर, उसको दूर करने का प्रयास किया। ऐसे अन्य अन्य कई तरह के उदाहरण और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कैडबरी के द्वारा जो बोर्नवीटा प्रस्तुत किया जाता है, तो बोर्नवीटा में अक्सर ये कहा जाता है कि एक ही तरह के जार में बोर्नवीटा को हमने देखा है, लेकिन जब उन्हें एक सामाजिक समस्या के ऊपर प्रहार करना था कि किस प्रकार हम एक ही तरह के करियर की बात करते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट और दो चार तरह के ही व्यवसायों में, दो चार तरह के ही पेशों में हम भेजना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे वैज्ञानिक बने, उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनके बच्चे एक्स बने, वाई बने। तो उनका कहना था कि हम हर किसी को एक ही तरह के जार में क्यों रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कई अलग अलग तरह के जार बोर्नवीटा के बनाए और उसको सामाजिक प्रयोग के रूप में अलग अलग स्टोर में रखा और फिर लोगों के रिएक्शंस देखने की कोशिश की, और साथ में विज्ञापन के माध्यम से यह भी संदेश देने का प्रयास किया कि जस्ट रिस्पेक्ट ईच ह्यूमन बीइंग्स यूनिकनेस, कि हम हर मानव की जो एक यूनिकनेस है, उसका जो अद्वितीय गुण है, उसको नज़रअंदाज करके एक ही तरह के सांचे में फिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही लगभग डव ने भी अपने इस कार्य को किया और किस प्रकार से इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए उस पर ये अभियान चलाया। ठीक इसी तरह से लाइफ बॉय का जो हैंड वॉशिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट था, विशेष रूप से कोविड पेंडेमिक के बाद उन्होंने जो हैबिट चेंज के लिए इस कैंपेन को चलाया, उसके दोहरे लाभ हुए। निश्चित रूप से उनके विक्रय में वृद्धि हुई, उनकी सेल्स बढ़ी, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो हमारी हैंड वॉशिंग की टेंडेंसी थी वह भी बहुत हद तक बदलने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरह के जो प्रयास होते हैं वे कहीं ना कहीं बताते हैं कि लाभार्जन तो कंपनी कर ही रही है, लेकिन लाभार्जन के साथ साथ कितनी सामाजिक रूप से वे संजीदा है। ठीक इसी तरह से दूसरे उदाहरण पे हम बात करें तो DHL ने किस तरह से गो ग्रीन सोल्यूशन पर काम किया। एक DHL मूल रूप से एक ग्लोबल फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिन्होंने सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स के ऑप्शन को उपयोग करके अपने क्लाइंट्स को सर्व करता है, और इन्होंने इस प्रक्रिया में, गो ग्रीन सोल्यूशन की इस प्रक्रिया में, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो वेस्ट है उसको कम करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने एमिशन को कम करने का प्रयास किया, और जो दूसरे एनवायरमेंटल हैजार्ड थे उसको भी मिनिमाइज करने का प्रयास किया। ये एक दूसरा उदाहरण है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट व्यवसायों के लिए लाभकारी हो सकता है, और इसकी समझ विकसित करके हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आज की बात को समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।